बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तार काज़मी। कोई माने या न माने, नवाज शरीफ पर लगाया गया हर इल्ज़ाम वक्त ने गलत साबित कर दिया। वो तमाम इल्ज़ामात जो उनके सियासी मुखालफिन पर लगाते रहे, वो इल्ज़ामात एक एक करके गलत साबित हो रहे हैं। जो कल तक ये कहते थे कि नवाज शरीफ ने 2013 का इलेक्शन चोरी किया था, इलेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, नवाज शरीफ धांधली न करता तो खान साहब 2013 का इलेक्शन भी जीत जाते। आज वो खुद इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि 2013 का इलेक्शन वो बुरी तरह हार गए थे और 2018 का इलेक्शन भी वो कभी ना जीतते अगर पंजाब के सियासी खानदानों या इलेक्टेबल को तहरीक इंसाफ का हिस्सा ना बनाया जाता, यानी पावर ऑफ वोट ट्रांसफर कराया गया। जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े फाइनेंसर समझे जाते थे। आटे और चीनी स्कैंडल में नाम सामने आने पर अब वो ऐसे ऐसे इंकशाफात कर रहे हैं जो तारीखी हकायक को दुरुस्त कर सकते हैं। कम से कम हो सकता है इससे ज्यादा, लेकिन आदमी बहुत खुश है। वो कहते हैं जहांगीर तरीन अच्छा सजा मिली, फारिग हुए। वो तो होगा, काबू करके रखा हुआ था, पार्टी को हिलने नहीं था। अच्छा, मैं आपको इसकी कहानी सुना दूं। इसकी बुनियादी वजह क्या है, मैं क्यों, मेरी आधी लोग मेरे खिलाफ क्यों है। एक आइडियोलॉजी का फर्क है। 2013 की इलेक्शन हुई, हम बुरी तरह हार गए, ठीक है। धांधली हमने छोड़ किया, धांधली हुई मगर चंद सीटों पर हुई। मैं सिर्फ चंद सीटों पे थी। सुने ना मेरी बात, मैं खुल के बात कर रहा हूँ। मैं गया खान साहब के पास, मैंने कहा जी हमने अगली इलेक्शन जीतनी है, इस तरह जिस तरह हमने पिछली इलेक्शन लड़ी है और हमने टिकट दिए, हम नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा मतलब क्या तुम्हारा? मैंने कहा जी ये पंजाब का डेटा है, बाकी सूबों को भी दिया, मैं सिर्फ पंजाब को बता रहा हूँ। 50% सीटें 2013 में हम जब हारे, 50%, उसमें हम सेकंड में नहीं आए। हम टेबल पे नहीं थे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ थे। और अगर आप पैमाना लगाएं कि जहाँ सेकंड आए हों मगर कम से कम 20% आपको वोट मिला हो, वो 66% ऐसे थे जहाँ हमें 20% भी नहीं मिला। मैंने कहा जी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट गलत थे, हमने कैंडिडेट चेंज करने हैं। ये पंजाब है, यहाँ पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं। जब तक हम पॉलिटिकल फैमिलीज़ को नहीं लेके आएंगे, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। ये बात फिर बहुत, इसमें पार्टी में एक बहुत बड़ा इख्तलाफ हुआ, जिसकी बुनियाद है जो मेरी मुखालफत है ना, वो लोग कहते हैं जी जहांगीर तरीन पार्टी टेक ओवर करता है। क्यों? क्योंकि ये अपने लोग लेके आ गए। बाबा मेरे अपने लोग नहीं हैं, पॉलिटिकल फैमिलीज के लोग। अब जहांगीर तरीन साहब ये दावा कर रहे हैं कि खान साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते थे और उन्हें वज़ीर आज़म उन्होंने बनाया, यानी जितनी सीटें तहरीक इंसाफ 2013 में जीती थी उससे कहीं ज्यादा इलेक्टेबल को जहांगीर तरीन पार्टी में लेके आए। इस इंटरव्यू के एक और हिस्से में उन्होंने एक और बड़ा अहम इंकशाफ किया। अब मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स और बता देता हूँ। इस दफ़ा कुछ 67 हम इलेक्टेड सीटें जीते 67, ठीक है। उसमें से 80% लोग पॉलिटिकल फैमिलीज के हैं, 80%। और अगर उसमें से आप एक और साचा सीव लगाएं कि जी वो कितने लोग हैं इसमें से जो पॉलिटिकल फैमिली से भी है मगर 2013 के बाद उन्होंने ज्वाइन किया, वो 60%। और उनको आप तोड़ के लाए? जी, कुछ बहुत ज़्यादातर को मैं लाया, और लोग खुद भी आए, और लोग भी लेके आए। मगर ये सोच लें कि इस वक्त जो असेंबली बैठी है पंजाब में से 60% वो लोग हैं जो पॉलिटिकल फैमिलीज के हैं, 60%, और 2013 में हमारे साथ नहीं थे। इस तरह से यहाँ पे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने। 2013 में आपने लेकिन हारना था, उस वक्त आपकी ग्राउंड पे प्रेजेंस थी ही नहीं। यही ना, गमा पे कैंडिडेट। तो फिर 2014 में आप धरना लेकर क्यों आ गए थे? मैं करूँ, हमने जो भी हमने पॉलिसी इख्तियार की ना, इससे पार्टी में मेरी मुखालफत इस वजह से बनी है कि ये सियासी लोगों को क्यों लेके आ रहे हैं। हमारी आइडियोलॉजिकल पार्टी है, हमें आइडियोलॉजी पर लड़ना। अब 2013 का इलेक्शन अगर किसी को याद हो तो बहुत से रिटायर्ड लोग चैनलों पर बैठकर नवाज शरीफ पर यह इल्जाम लगाते थे कि उन्होंने ये इलेक्शन धांधली से जीता, और ये कई साल तक इसका शोर होगा रहा। आज वक्त ये साबित कर रहा है कि 2013 का इलेक्शन नवाज शरीफ ने धांधली से नहीं जीता था, बल्कि 2018 का इलेक्शन भी उनसे प्लानिंग के तहत छीना गया। जहांगीर तरीन के इंटरव्यू से एक बात तो साबित हो रही है कि इलेक्शन में धांधली के हवाले से नवाज शरीफ पर जो इल्जाम लगाए गए थे वो इल्जाम दुरुस्त नहीं थे। खान साहब ने भी ये दावा किया था कि वो 2013 का इलेक्शन धांधली की वजह से हारे थे और 2014 में उन्होंने इस धांधली के खिलाफ धरना दिया। जहांगीर तरीन इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि 2013 में तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं थी, तो फिर खान साहब ने 2014 में जो धरना दिया उसका तो कोई जवाब नहीं बनता था। तो फिर तो क्या उस वक्त जो धरना दिया गया
क्या वो हुकूमत को गिराने की साजिश था? आज नवाज शरीफ खामोश है और एक तवील इल्जामात की फहरिस्त है और एक एक करके वो तमाम इल्जामात उन पर से राइट ऑफ हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ खामोश है। और कहने वाले तो कहते हैं कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि तहरीक इंसाफ या हुक्मरान जमात के अंदर अब इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ में MQM की तरह के कई इन्फ्लुएंशियल ग्रुप बन गए हैं। जब MQM में हैदराबाद ग्रुप, कराची ग्रुप, APMSO ग्रुप, 90 ग्रुप था, इसी तरह तहरीक इंसाफ में भी बनी गाला ग्रुप, जहांगीर ग्रुप बन चुके हैं। बनी गाला ग्रुप में जुल्फी बुखारी, आजम खान, असद उमर, फरदौस शिकवान और अली जैदी के नाम लिए जाते हैं। इन ग्रुपों की लड़ाई में जुल्फी बुखारी का ग्रुप जहांगीर तरीन ग्रुप का पत्ता साफ करने में कामयाब हो गए और इस बात का इंकशाफ आमर लियाकत ने एक ट्वीट में किया कि जुल्फी बुखारी जीत गए और जहांगीर तरीन हार गए। खुद जहांगीर तरीन ये कहते हैं कि खान साहब से तल्लुकात अच्छे नहीं रहे, खान साहब को उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने मिसगाइड किया है, जबकि लोग कहते हैं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आजम की मर्जी के खिलाफ चल नहीं सकता। अगर चीनी और आटे के स्कैंडल पर लोगों को हटाया जाता तो खुसरो मुख्तियार को पहले से अच्छी वजारत न मिलती, वज़ीर आला पंजाब और खुसरो मुख्तियार के भाई भी पकड़ में आ जाते। तो खान साहब का एक ग्रुप जो PTI का नजरियाती ग्रुप कहलाता था वो भी आजकल खामोश है, जिससे मुराद सईद, शहरयार अफरीदी, परवेज खटक वगैरह शामिल है। तो क्या वो कहीं खुडे लाइन लगे हुए हैं? अलीम खां एक जमाने में बहुत बड़े लीडर समझे जाते थे और खान साहब के करीबी साथी और इब्तदाई दिनों में यानी 2013 के जो इलेक्शन हुए थे या बड़े बड़े जो जलसे हुए थे उनके वो फरेंस से समझे जाते थे। नैब के हाथों गिरफ्तारी के बाद वो भी गोशा नशीनी इख्तियार कर चुके हैं। तो बाजी नजर में खान साहब ने आटा चीनी स्कैंडल में दोस्तों की परवाह नहीं की, लेकिन जावेद हाशमी, जसर वजीउद्दीन, अकबर एस बाबर और इस तरह के बहुत से लोग जो कि खान साहब के कभी दोस्तों में शामिल थे, खान साहब ने उनकी भी परवाह कभी नहीं की। तो आज 2020 में जहांगीर तरीन जब हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे और खान साहब के मंजूर नजर रहे, तो आज वो ये दावा कर रहे हैं कि 2013 का जो इलेक्शन था वो धांधली ज़दा नहीं था। तो आज वक्त ये साबित कर रहा है कि नवाज शरीफ पर लगाए गए जो इल्जामात थे उनके पीछे नजरिया कोई और था, सोच कोई और थी। राम में और भी हम मौजूद शामिल हैं, देखते हाईलाइट। खान साहब असल में जब मिड 19 की जो आप अखबारात देखें ना 2019 के, तो उसके अंदर जो सुर्खियाँ हैं हर अखबार की, उसके अंदर यही लिखा गया कि इस साल जो है वो गन्ने की जो फसल है वो बम्पर क्रॉप है और हमें चीनी में ना सिर्फ खुद कफील होंगे बल्कि इसकी तारीख साज प्रोडक्शन भी होगी। कम से कम हो सकता है इससे ज्यादा, लेकिन नादी बहुत खुश है। वो कहते हैं जहांगीर तरीन अच्छा सजा मिली, फारग हुए। वो तो होगा, काबू करके रखा हुआ था, पार्टी को हिलने नहीं था। अच्छा, मैं आपको इसकी कहानी सुना दूं। इसकी बुनियादी वजह क्या है, मैं क्यों मेरी आधी लोग मेरे खिलाफ क्यों है। एक आइडियोलॉजी का फर्क है। 2013 की इलेक्शन हुई, हम बुरी तरह हार गए। बहुत से लोगों के नजदीक, जिनमें आप मुझे भी शामिल कर लें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपना कद काठ जो है वो बहुत बढ़ा लिया। उनको बहुत दुनिया ने अप्रिशिएट किया है। जिस तरह तमाम तरीन प्रेशर के बावजूद उन्होंने चीनी और आटे के बहरान के ऊपर जो रिपोर्ट थी FIA की, उसको उन्होंने जारी कर दिया। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख में। पाकिस्तान में हमने देखा है। बड़ा हैरान हुआ आज सुबह जब मैंने, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर, बड़ी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो उन्होंने आज एक कॉलम भी लिखा और साथ ट्वीट भी की कि हुकूमत ने ये रिपोर्ट रिलीज़ नहीं करनी थी। मालिक हैं, मोहम्मद मालिक हैं, आपके प्रोग्राम में भी आते रहते हैं, बल्कि परसों में उनके प्रोग्राम में था, तो उन्होंने ये लीक की तो गवर्नमेंट को लेने के देने पड़ गए। दोबारा कहूँगा जनाब, ये लीक्स नहीं है, डॉन लीक्स की तरह कोई लीक्स नहीं है। ये एक रिपोर्ट है, वाजिद रियाज साहब ने तैयार की है। और मज़े की बात है चौधरी साहब कि मुस्लिम लीग नवाज़ इस रिपोर्ट के हतमी होने पे इतना यकीन कर रही है कि आप तसव्वुर सकते। तो मुझे तो लगता है कि वो भूल गए हैं कि ये वही वाजिद रिया हैं जिन्होंने पनामा लीक्स पे रिपोर्ट तैयार की थी। उसके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी फिर फिक्स होगी। जिस पे ऊपर रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होगी, वो कैबिनेट में हो या बाहर हो या नौकरी में हो। दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि खुसरो मुख्तियार को तो प्रमोट कर दिया, वो वजीर इक्तिसाद में बन गए, अगला बजट पेश करेंगे। अभी जब रिपोर्ट वो आएगी, जब पब्लिश होगी बकायदा, अभी तो लीक हुई है ना, अभी लीक हुई है, अभी रिपोर्ट पर अभी पेश तो नहीं हुई, 25 तारीख को आनी है रिपोर्ट। अच्छा, लीक हुई है। और मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और कुल मरीजों की तादाद 3,918 हो गई। कोरोना से
इंतकाल कर जाने वाले अफराद की तादाद 55 हो गई है। 28 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि दावा यह किया जा रहा है कि 429 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 577 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि मजीद 4 अफराद जामक हुए। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है और पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद 1918 हो गई है। सिंध 986, KP के 500, बलूचिस्तान 202, गिलगित बल्तिस्तान 211, इस्लामाबाद 83 और आज़ाद कश्मीर कोरोना के 18 मरीजों का इलाज हो रहा है। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 3088 अफराद के टेस्ट किए गए, जबकि हुकूमत का यह दावा कि अब तक 39,183 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस के बाद जारी लॉकडाउन के असरात मईशत पर पड़ना शुरू हो गए हैं। कराची की गारमेंट फैक्ट्री से मुलाजमीन को निकाल दिया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मुश्किल हालात में हम सबको सब्र और साबित कदम रहने की जरूरत है। ICPR के मुताबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर, तिब्बी अमला फ्रंटलाइन सिपाही हैं। कोरोना से निपटने के लिए तरक्की याफ्ता मालिक प्रवाह की हुकूमतों को मुश्किलात का सामना है, ताहम हुकूमत जरूरी वसाइल और हालात के हसूल के लिए कोशा है। ICPR के मुताबिक आर्मी चीफ कमर जावेद की हिदायत पर तिब्बी सामान एमरजेंसी सप्लाई कोटा के लिए रवाना कर दी गई, जो बलूचिस्तान में कोरोना वायरस से निपटने के लिए मददगार साबित होगी। फिलहाल दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 13,47,000 हो चुकी है और हलाकतों की तादाद 74,000 से तजावज कर चुकी है। अमेरिका समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि यूरोपीय मालिक में स्पेन और इटली में गुज़श्ता 3 दिनों से हलाकतों और नए केसों की तादाद में कमी देखी जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान अमेरिका में कोरोना वायरस के नए मरीज सामने आए, जिनकी तादाद 25,000 है। इसके बाद मुतासरा मरीजों की तादाद 3,67,629 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 10,000 से तजावज कर चुकी है। व्हाइट हाउस के तिब्बी माहिरीन का कहना अमेरिका में कोविड-19 से 1 लाख से 2,40,000 के दरमियान हलाकतें हो सकती है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला खित्ता यूरोप है, जहां स्पेन और इटली में सबसे ज्यादा हलाकतें सामने आई है, लेकिन गुज़श्ता 2-3 रोज से इटली और स्पेन में हलाकतों की तादाद में कमी आ रही है। स्पेन में अब तक 1,36,675 अफराद इस वायरस से मुतासर, 13,341 हलाक हो चुके हैं। इटली में भी कोरोना वायरस के बायस हलाकतों और नए केस की तादाद में कमी हो रही। बरतानिया में कोरोना वायरस से एक ही रोज में मजीद 621 अफराद हलाक हुए, जबकि वज़ीर बोरिस जॉनसन की हालत खराब होने पर उन्हें ICU में दाखिल करा दिया गया। उन्हें भी कोरोना वायरस के सिम्टम है। इटली में अब तक वायरस के बायस 16,523 अफराद हलाक हो चुके, जबकि 1,32,000 मुतासर हुए। बरतानिया में हलाकतों की तादाद 5,000 से तजावज कर गई, जबकि मुतासर की तादाद 51,000 से ज्यादा है। जापान में अगरचे केसेस की तादाद कम है, लेकिन हुकूमत ने दारुल टोक्यो समेत 5 इलाकों में इमरजेंसी लगा दी है। जापान में अब तक 3,500 से ज्यादा केसेस की तस्दीक की जा चुकी है, जबकि 85 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के फैलाव का मरकज चीन है, जहां सूरत हाल मुसलसल बेहतर हो रही है। चीन में आज कोरोना वायरस के नए 32 केसेस सामने आए हैं, लेकिन केसों की तादाद में मुसलसल कमी वाक़या हो रही है। जबकि कोयटा में यंग डॉक्टर ने पुलिस की जानिब से तशद्दुद और मुनासिब तिब्बी सामान फराहम न करने पर हड़ताल कर रखी है और तमाम सर्विसेज का बाइकाट किया हुआ है। यंग डॉक्टर पैरामेडिक्स के खिलाफ तशद्दुद और गिरफ्तारियों पर एहतजाज किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों के शोबा हादसा ट्रामा सेंटर और वार्ड्स में डॉक्टर और पैरामेडिक्स मौजूद नहीं, जबकि अस्पतालों में सिर्फ लेबर रूम और कार्डियोलॉजी में डॉक्टर ड्यूटी दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के बायस रहा होने वाले कैदियों की दोबारा गिरफ्तारी का भी हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में कैदियों की जमानत से मुतल्लिक दायर दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के कैदियों की जमानत के फैसलों को कालअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने संगीन जराइम, नैब और नशियात के मुकदमे में दी गई जमानतें मनसूख करते हुए रिहा होने वाले तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार करने का भी हुक्म दे दिया है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से कैदियों से मुतल्लिक सिफारिशात को भी मंजूर कर लिया गया है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। आटा चीनी स्कैंडल ने मुल्क भर में हंगामा बर्पा कर रखा है। हुकूमत की जानिब से भी मुतज़ाद बयानात हैं और मीडिया में भी कुछ अजीब सी इतलात है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पुराना खिलाफर में खार का आदमी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये रिपोर्ट किससे जारी की। हुकूमत इस बात का क्रेडिट भी ले रही है कि रिपोर्ट हुकूमत की जानिब से जारी की गई आटे और चीनी के स्कैंडल पर
इस पे खास सबको क्रेडिट भी दिया जा रहा है, कुछ लोग क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। कामरान शाहिद ने इस पे अपना इंटरव्यू दिया और उन्होंने कुछ अहम बातें की। देखते हैं कामरान शाहिद क्या कहते हैं। बहुत से लोगों के नज़दीक, जिनमें आप मुझे भी शामिल कर लें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपना कद काठ जो है वो बहुत बढ़ा लिया। उनको बहुत दुनिया ने अप्रिशिएट किया है। जिस तरह तमाम तरीन प्रेशर के बावजूद उन्होंने चीनी और आटे के बहरान के ऊपर जो रिपोर्ट थी FIA की, उसको उन्होंने जारी कर दिया। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख में। पाकिस्तान में हमने देखा है कि अपनी हुकूमत के खिलाफ, अपने वज़रा के खिलाफ, अपने बंदों के खिलाफ आने वाले स्कैंडल्स को दबा दिया जाता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक नया प्रेसिडेंट कायम किया है और ये शो करता है कि एटलीस्ट, बाकियों का तो पता नहीं जिन के नाम आए उसके अंदर, वो तो अभी फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी 25 अप्रैल को, तो ये भी तय होगा कि ये लोग वाक़तन जो है इस काम में मुलव्विस थे मुजरिमाना हद तक या नहीं। लेकिन एटलीस्ट नाम तो आया है। तो इमरान खान साहब जो है उनके हाथ क्लीन है, ये नजर आया। उन्होंने प्रेशर नहीं लिया, उन पर बहुत प्रेशर था। सुनने में आया कि चीनी माफिया की तरफ से बड़ा प्रेशर था कि चीनी 110 रुपये किलो पे चली जाएगी अगर ये रिपोर्ट शाया कर दी गई। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने तमाम तरीन प्रेशर लेते हुए इस रिपोर्ट को जारी किया है। व्यूअर्स, आपको पता होगा आटा जो है वो महंगा बिका, किल्लत हो गई पाकिस्तान जैसी कंट्री में। चीनी 50, 55, 60 करते करते 80, 85 पे चली गई और हमने यहीं से, दुनिया अखबार ने इस पे एनालिसिस पेश किया था कि 2 से 3 अरब रुपया लोगों की जेब से गया। और ये अब रिपोर्ट जब सामने आई है तो इसमें जिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, अफसोस की हद तक उनमें प्राइम मिनिस्टर के क्लोज लोग भी शामिल हैं, उसमें कैबिनेट के लोग भी शामिल हैं। और इस तहकीकाती रिपोर्ट के अंदर जो है सबसे बड़ा नाम चीनी बहरान के अंदर जो आया, वो आया है जनाब जहांगीर तरीन। देखिए, हाँ साहब, आटे और चीनी की रिपोर्ट को जारी करने का क्रेडिट जरूर लें, उन्हें क्रेडिट मिलना ही चाहिए। लेकिन कहीं ये ना हो कि नहर से किसी बच्चे को बचाने के लिए कूदने वाले शख्स की तरह बाद में वो ये कहता फिरे कि उन्हें धक्का किसने दिया। अगर तो खास साहब ने अपनी मर्जी और किसी दबाव के बगैर रिपोर्ट जारी की है तो इसका क्रेडिट कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर ये रिपोर्ट लीक हुई है या किसी के दबाव पर जारी की गई है या पहले वाली रिपोर्ट को तब्दील करके चार्जेस को हल्का करके रिपोर्ट जारी की गई है, तो फिर इसकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी। जब पूरा मीडिया ये कहता था खान साहब माफिया आपके दाएं बाएं राइट लेफ्ट बैठा हुआ है, तो खान साहब इस बात को नहीं मानते थे, बल्कि मीडिया को बुरा भला कहते थे और मीडिया को अपने मुखालिफिन की फहरिस्त में शुमार करते थे, बल्कि मीडिया को माफिया कहते थे। तो हुक्मरान जमात को, खासकर वज़ीर आज़म को इस बात का इतराफ़ कर लेना चाहिए कि आटा और चीनी बहरान के हवाले से मीडिया ने जो रिपोर्टिंग की वो बिल्कुल दुरुस्त थी। हाँ सब तो कहते थे कि मीडिया झूठ बोल रहा है, मेरे लोग ठीक है, ये मीडिया माफिया के साथ मिला हुआ है, ये मीडिया मेरे सियासी मुखालिफिन के साथ मिला हुआ है। तो वक्त ने यह साबित कर दिया कि मीडिया ने इस हवाले से भी गलत रिपोर्टिंग नहीं की और मीडिया किसी की इमा पर जहांगीर तरीन या हुस्न मुख्तियार के नाम नहीं ले रहा था, बल्कि अवाम को फैक्ट्स बता रहा था। और अभी बहुत से फैक्ट्स बाकी हैं। इसी मीडिया ने खास साहब को अद्वियात कीमतों में इजाफे से अरबों रुपए कमाने वालों को निशानदेही की और दर्जनों बातें बताई, लेकिन हर बार मीडिया को बुरा भला कहा गया। तो आज तो जब हुकूमत खुद मान रही है कि उसके दाएं बाएं ऐसे लोग बैठे हैं, तो फिर ये तो मान ले कि मीडिया मुखालफत नहीं कर रहा बल्कि हकायक बता रहा है। अब आपको दिखाएंगे कि इस मामले में हुकूमती शख्सियात में कॉन्फ्लिक्ट किससे कैसे पाया जाता है। कि रिपोर्ट ये पहले दिखाते हैं आपको, शहजाद अकबर साहब जिनको मामले सूसी है, उन्होंने ये दावा किया कि ये रिपोर्ट उन्होंने किसी को दी थी। तो क्या कहते हैं शहजाद अकबर साहब, जरा पहले उनकी बात सुन लेते हैं। और यही वाली चीज़ें आके जो जनवरी में हम कहे थे, अब इसने इंक्वायरी ने साबित करी। इंक्वायरी रिपोर्ट मिली कब और क्या ये लीक हुई या आपने खुद मीडिया को रिलीज किया? देखिए अरशद, ये मैं वैसे बड़ा हैरान हुआ आज सुबह जब मैंने, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर, बड़ी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो उन्होंने आज एक कॉलम भी लिखा और साथ ट्वीट भी की कि हुकूमत ने ये रिपोर्ट रिलीज़ नहीं करनी थी। मालिक हैं, मोहम्मद मालिक हैं, आपके प्रोग्राम में भी आते रहते हैं, बल्कि परसों में उनके प्रोग्राम में था, तो उन्होंने ये लीक थी तो गवर्नमेंट को लेने के देने पड़ गए। तो मैंने, और उससे पहले मैं मीर साहब के प्रोग्राम में आज रात के लिए इनवाइटेड भी था, तो मैंने उनको फिर ट्वीट पे उसका जवाब देना मुनासिब समझा और मैंने कहा कि हजूर ये किसी ने लीक नहीं की, गवर्नमेंट ने इसको रिलीज़ करने का फ़ैसला किया, प्राइम मिनिस्टर ने फ़ैसला किया। मालिक साहब को मैंने इस रिपोर्ट की कॉपी दी, दुनिया टीवी को दी, ARY को दी, जियो को दी, हर किसी को दी, अखबार वालों को दी, क्योंकि जब आप एक रिपोर्ट कर देते हैं 4 तारीख को जिस हामिद मीर साहब जितने स्मार्ट जर्नलिस्ट हैं वो यही आपसे लेना चाह रहे थे कि आप 4 तारीख को, ये मैं इस अपने साथ फाइल लेके आया हूँ। ये फाइल अगर आप दिखा सकें,
ये फाइल के ऊपर ये 3 तारीख को मुझे मार्क हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कि द मिनिस्टर इज प्लीज टू मेक दिस रिपोर्ट पब्लिक, और उसके बाद मैं इसको कह रहा हूँ कि इसमें प्रेस रिलीज बनाई जाए, PID को दी जाए और PID से रिलीज की जाए। ये उन्होंने मुझे पूरा एक ड्राफ्ट बना के, जो सरकारी सिलसिला होता है, ये पूरी मैं फाइल साथ लेके आ गया हूँ। 31 मार्च को फाइनल इसकी कॉपी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रिसीव होती है, 3 मार्च को मुझे मार्क होती है कि आप इसको पब्लिक करें, और 4 मार्च को मैं इसको पब्लिक कर देता हूं। तो इतना वो खामखा एक कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश की गई। इस चीज़ को मानिए आप, तो इस चीज़ को बिल्कुल मानने से कासिर हैं कि ये इतना बड़ा स्टेप उन्होंने दिखाया है कि इसको कहते हैं खुद एहतसाबी। हम एहतसाब के वादे के साथ आए थे और साथ हमने खुद एहतसाबी भी की है। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे आप 2 मिनट देखिए, हुक्मरान जमात ये क्रेडिट लेने की कोशिश करिए कि आटे और चीनी के स्कैंडल के हवाले से रिपोर्ट हुकूमत ने जारी की है, जबकि मीडिया का हिस्सा इसरार कर रहा है कि रिपोर्ट हुकूमत ने जारी करना ही नहीं थी अगर ये लीक ना होती। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद नदीम अफजल चंद कि उन्होंने हामिद के प्रोग्राम में क्या कहा। वैसे तो हुकूमत के दावे पर यकीन न करने की कोई वजह नहीं है, मैं तो मान लूंगा कि हुकूमत कह रही है कि रिपोर्ट हुकूमत ने लीक की है तो मान लेते हैं खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें उनकी हुकूमत के लोग मुलज़िम समझे जा सकते हैं, उनकी हुकूमत को के ऊपर बात आ सकती है, वो रिपोर्ट वो आम कर दी है, तो खान साहब को इसका क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने बड़ा बोल्ड काम किया है। लेकिन इस रिपोर्ट के चंद घंटों बाद क्या हुआ कि वो अपनी उस बात पर क्यों स्टैंड नहीं ले सके कि रिपोर्ट के फ्रांसिक ऑडिट तक यानी 25 अप्रैल तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसी कौन सी क़यामत टूट पड़ी कि रज़ाक दाऊद भी ओहदे से गए, जहांगीर तरीन को भी एक फर्जी ओहदे की सरबराही से सबकदोश कर दिया गया, पंजाब के वज़ीर खुराक से भी इस्तीफा ले लिया गया, अभी सुना है और भी बहुत सी तब्दीलियां हो रही, बहुत से लोग आ जा रहे हैं। खान साहब ने उस रिपोर्ट का फ्रांसिक होने तक इंतजार क्यों नहीं किया? तो यही बात इस मौक़िफ़ को तक़वियत देती है कि रिपोर्ट लीक हुई, फिर उसका क्रेडिट भी लेने की कोशिश की गई और घबराहट में उठापटक शुरू कर दी गई। अब प्रेस रिलीजों की बात है ना, तो प्रेस रिलीजों के बारे में ये बहुत बड़ा काम नहीं है। किसी भी प्रेस रिलीज पर आप पिछली तारीख डाल दे और ये कि हमने तो 3 दिन पहले जारी कर दी थी, कौन सा मुश्किल काम है? पुरानी तारीखों पर 10-10 प्रेस रिलीज निकाल दे। सवाल तो है कि अगर आप सबको बैक वक्त एक प्रेस रिलीज जारी की गई होती तो फिर सारे खबरों को ब्रेक करते, सिर्फ एक प्रोग्राम में ब्रेक क्यों की गई? तो हालात वाक़ियत का तसलसल हुकूमत के इस दावे की नफी करता है कि रिपोर्ट हुकूमत की इमा पर जारी की गई। अब वज़ीर के मामून खसूसी नदीम अफजल चंद ने इसके हवाले से हामिद मीर को क्या कहा, जरा वो देख ले तो फिर सूरत हाल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगी कि हुआ क्या है। जरा सुने, अगर गंदम हमें जरूरत है अभी, तो हमने अभी कुछ महीने पहले पिछले साल गंदम एक्सपोर्ट करने का फैसला किया और अब हम गंदम इंपोर्ट करने का फैसला कर रहे हैं। ना एक्सपोर्ट में कोई हर्ज है ना इंपोर्ट में कोई हर्ज है। जी आपने खुसरो मुख्तियार साहब ने कहा कि ना एक्सपोर्ट में कोई हर्ज है ना इंपोर्ट में कोई हर्ज है, जबकि वाजिद ज़िया साहब की रिपोर्ट कुछ और कह रही है। अब इसमें नदीम अफजल चंद साहब, ये आदमी जो है खुसरो मुख्तियार, इनको आपने प्रमोट कर दिया है, इनको आपने प्रमोट कर दिया है। अभी 1 घंटा पहले ये सारा कुछ हुआ है। रिपोर्ट मंजर आम पे तफसीलें आने दे, अगर फैक्ट फाइंडिंग आएगी, उस रिपोर्ट आएगी, कैबिनेट में कल जरूर डिस्कस होगी, उसके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी फिर फिक्स होगी। जिसके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होगी वो कैबिनेट में हो या बाहर हो या नौकरी में हो। दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि खुसरो मुख्तियार को तो प्रमोट कर दिया, वो वजीर इक्तिसाद अमूर बन गए, अगला बजट पेश करेंगे। अभी जब रिपोर्ट वो आएगी, जब पब्लिश होगी बकायदा, अभी तो लीक हुई है ना, अभी लीक हुई है, अभी रिपोर्ट पर अभी पेश तो नहीं हुई, 25 तारीख को आनी है रिपोर्ट। अच्छा, लीक हुई है, अभी तो लीक हुई है। किसने लीक की है? वो तो की होगी किसी ने। जिसने लीक किया है उसका एक ख्याल है कि शायद मैंने आज अपने कॉलम में उनका जिक्र कर दिया। मैंने तो उनका नाम ही नहीं लिखा कोई वैसे। अच्छा, मैंने वैसे आपका कॉलम नहीं पढ़ा, किसका जिक्र किया आपने? मैंने किसी का जिक्र नहीं किया, लेकिन वो बता दें, मैं वाकई नहीं आपका कॉलम पढ़ा। वो रिपोर्ट जो है वो तो मोहम्मद मालिक साहब ने अपने टीवी चैनल पे उसको ब्रेक किया ना रिपोर्ट को, तो उसके बाद फिर हुकूमत ने भी। अब आपने लफ्ज इस्तेमाल किया लीक। नहीं, मैं तो लीक ही कहूँगा, अभी पेश नहीं हुई, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने तो कह दिया ना, ट्वीट कर दी कि हाँ, उन्होंने कल ट्वीट कर दी थी कि जनाब ये पहली दफा हुआ, ये बहरहाल जो भी है वो तो होगा। लेकिन अभी रिपोर्ट जब बाकायदा कैबिनेट में आएगी, कैबिनेट उसको अप्रूव करेगी या प्राइम मिनिस्टर अप्रूव करेंगे, फिर उसको रिपोर्ट माना जाएगा। जी खुरम। अब इस बात में तो कोई शक नहीं कि रिपोर्ट अगर हुकूमत ने जारी की होती तो इसका इल्म कभी ना कभी होता, कम अज कम वज़ीर आज़म की टीम को तो इसका इल्म होता। जब रिपोर्ट हुकूमत ने जारी नहीं की तो फिर हुकूमत किस बात का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है? रिपोर्ट लीक कराने वालों ने लीक कराई और जिन्होंने मीडिया पर ब्रेक की वो किन हलकों के ज़ेरे असर है, किन लोगों के दोस्त हैं, उनका भी सबको अच्छी तरह इल्म है।
ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्ट किसी आम रिपोर्टर के हाथ लग गई और उसने ब्रेक कर दी। तो मेरा गुमान तो ये है कि रिपोर्ट लीक इसलिए कराई गई है कि हुकूमत उसे जारी करने का इरादा नहीं रखती थी। रिपोर्ट लीक होने का क्रेडिट लेने की कोशिश की गई तो ये कहा गया कि 25 अप्रैल को रिपोर्ट का इंतजार करने के बाद कार्रवाई करेंगे, यानी मामले को फिर इल्तवा में डालने की कोशिश की गई, लेकिन उस पर भी कायम न रह सके और दबाव इतना बढ़ गया कि कप्तान ने खिलाड़ी तब्दील नहीं किए बल्कि पूरी फील्डिंग तब्दील कर दी। अगर हुकूमत ने यह रिपोर्ट जारी की होती तो मेरे नजदीक फिर हड़बोंग बिल्कुल ना मचती। यहाँ पे लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक, आप देखें प्रोग्राम खिलाफ में कार का आदमी ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे दोस्त क्या फरमाते हैं इस हवाले से, जो आटा चीनी स्कैंडल है इसके हवाले से हमारे दोस्त कुछ बात कर रहे हैं। दोबारा कहूँगा जनाब, ये लीक्स नहीं है, डॉन लीक्स की तरह कोई लीक्स नहीं है। ये एक रिपोर्ट है, वाजिद ज़िया साहब ने तैयार की है। और मज़े की बात है चौधरी साहब कि मुस्लिम लीग नवाज़ इस रिपोर्ट के हतमी होने पे इतना यकीन कर रही है कि आप तसव्वुर सकते। तो मुझे तो लगता है कि वो भूल गए हैं कि ये वही वाजिद ज़िया हैं जिन्होंने पनामा लीक्स पे रिपोर्ट तैयार की थी। और अगर इस रिपोर्ट को वो हतमी और हक़ाइक़ पर मबनी करार दे रहे हैं तो मेरा ख्याल है पनामा लीक्स वाली रिपोर्ट भी इसका मतलब है वाजिद ज़िया साहब ने बग़ैर किसी दबाव के तैयार की होगी। ज़रा सुनिए, नहीं मरियम औरंगज़ेब साहब को सुन ले, फिर मैं वो क्या कह रही हैं। FIA की आटा और चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट आ चुकी है जिसने मुल्क के वजीर आजम इमरान साहब जो कि काबीना को चेयर करते हैं, वजीर आला पंजाब गुज़दार साहब, जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार को मुजरिम करार दे दिया है। इमरान साहब का कोई भी झूठा ट्वीट या हुकूमती तर्जुमान की कोई भी झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस हक़ाइक़ को मसख करके पाकिस्तान की आवाम से हक़ाइक़ छुपा नहीं सकते। ये बयान था शाकिर साहब जी, लाइटर साइड पर जरा थोड़ी बहुत ही सीरियस हो गए आप। ये जो इस रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 है वो आपने कब लोगों के सामने लाना है, मैं बार बार आपको पूछ रहा हूँ। नंबर 1 और आप देखिए, पनामा केस का जो वॉल्यूम 10 है, अगर उसमें कुछ होता तो फिर नवाज शरीफ को कामा की बुनियाद पर नहीं निकालना पड़ता। और ये बात भी कोई ढकी चुकी नहीं कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो JIT बनाई गई उसके पीछे कौन सी कुव्वतें और कौन सी सोच कार फरमा थी। अगर उसको आप मद्देनजर रखें तो फिर आटे और चीनी की रिपोर्ट भी उन्हीं लोगों ने उसी सोच के तहत बनाई होगी। अब चूंकि उस रिपोर्ट में वाकई बहुत कुछ निकल आया है तो रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है या लीक कर दी गई है। पनामा के वॉल्यूम 10 में कुछ होता तो मेरा गुमान ये कि उसे पब्लिक करने में 1 सेकंड में नहीं लगाया जाता। तो पनामा लीक का वॉल्यूम 10 नवाज शरीफ ने तो रिलीज करना नहीं, ना वो मीडिया के पास मौजूद है। तो वॉल्यूम 10 की रिपोर्ट शरीफ फैमिली के पास भी नहीं, वो तो हुकूमत के पास है या अदालत के पास है। तो JIT ने वो रिपोर्ट अदालत में जमा करा रखी है। तो हिम्मत पकड़े और अदालत से वो रिपोर्ट जारी करवाएं। इसमें जो कुछ है वो हक़ाइक़ भी अवाम के सामने आना चाहिए। पनामा लीक का वॉल्यूम 10 अगर नवाज शरीफ को करप्ट साबित कर सकता है तो फिर उससे मंजर आम पर आना चाहिए। वाजिद ज़िया की रिपोर्ट पर इसीलिए ट्रस्ट किया जा रहा है कि वाजिद ज़िया प्रोफेशनल आदमी है। पनामा केस में भी उन्हें दस्तावेज़ात फराहम की गई थी। तो अपोजिशन को लगता ही हो कि अब की बार भी उन्हें मालूमात ढूंढना नहीं पड़ी होंगी बल्कि उन्हें मालूमात फराहम की गई होंगी। तो रिपोर्ट पर ट्रस्ट करना तो बनता है। अभी तो बहुत से हल्के दावे कर रहे हैं कि इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में तो गिरफ्तारियों तक की सिफारिश की गई थी, यानी पहली जो रिपोर्ट थी जो IB ने बनाई थी या किसी और ने बनाई थी, अभी FI ने बनाई है। तो नई रिपोर्ट में तो महज फेस सेविंग कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं और वफाकी वज़ीर रेलवे शेर रशीद गुफ्तगू कर रहे हैं। खान साहब ने कल जो काबीना में तब्दीलियाँ की, उसके बाद आटे चीनी का स्कैंडल आया, जहांगीर तरीन से खिलाफात की खबरें आई। तो शेर रशीद ने आज इस पर अपने जो मखसूस अंदाज में बात करते हैं तो उन्होंने कुछ बातें की, देखते हैं। कोई 2 ग्रुप नहीं है, कप्तान ने अपनी फील्डिंग बदली है, को पता है कि किस किस को बदलना है। रिपोर्ट है ये वक्त से मेरे ख्याल में पहले आ गई है। 25 तारीख को आती तो ज्यादा मुनासिब था। इस मुल्क की बदनसीबी है कि यहाँ बिजनेसमैन सियासत में आता है तो माफिया स्ट्रांग हो गया। लेकिन ये अब फैसला जो है इमरान खान के इम्तहान का भी है। फोरेंसिक रिपोर्ट आती है, उसके साथ हम क्या सलूक करते हैं। फैसले मुझे भी नहीं पता थे जो हुए। सब्सिडी का मुझे पता नहीं लगा किस तरह लेके निकल गए। सब्सिडी में असद उमर का कोई रोल नहीं, जाक दाऊद का
ऑफ कोर्स वो इंडस्ट्री मिनिस्टर है। इंडस्ट्री मिनिस्टर जो होता है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए खड़ा होता है। नहीं ख्याल कोई इख्तलाफात हैं। जहांगीर तरीन और इमरान खान के तल्लुकात काफी गहरे थे और गहरे हैं। अगर जहांगीर तरीन ने कल ये कहा कुछ फर्क पड़ा है तो ये फर्क दूर भी हो सकता है। शेर शीद फरमाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि चीनी पर लोग सब्सिडी लेंगे, और वो ये भी कहते हैं कि उन्हें ये भी नहीं मालूम कि खास साहब काबीना तब्दील करने वाले हैं। तो फिर सवाल ये कि आप हुकूमत में कर क्या रहे हैं? शेर रशीद वफाकी वज़ीर रेलवे हैं, काबीना का हिस्सा है, और आइन और कानून के मुताबिक तो कोई भी फैसला काबीना से हट के नहीं किया जाता। तो शेर रशीद जो हमेशा अपने सियासी मुखालिफिन के बेडरूम तक की खबरों का दावा करते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है, लेकिन उन्हें अपनी हुकूमत में क्या चल रहा है उसका बिल्कुल नहीं पता। जो नहीं कहते ना पंजाबी में कि अपनी मंजी थल्ले भी डांग फेरो, तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि हुकूमत के अंदर क्या हो रहा है। ना उन्हें ये पता चल रहा है कि उनकी हुकूमत में क्या चल रहा है, ना वो जिनके बारे में दावा कर रहे हैं कि ये सब कुछ वो कर रहे हैं उन्हें पता है। तो ये भी फरमाते हैं कप्तान ने फील्डिंग तब्दील की है, यानी हुकूमत नहीं चल रही, कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है, जब चाह फील्डिंग तब्दील करी। इसी से अंदाजा होता है कि हुकूमत कैसे चल रही है। हाँ सर, जब क्रिकेट में थे ना तो खिलाड़ियों को दाएं बाएं करते रहते थे, और आज भी जब आटे चीनी का स्कैंडल आया तो वजारतें तब्दील की जा रही हैं, लोगों को फायर नहीं किया जा रहा। अगर तो लोगों को आप निकाल देते। अब ये कहने वाले तो कहते हैं कि हाँ साहब लोगों को एक वजारत से दूसरी वजारत तक दौड़ा कर मार रहे हैं। आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तजवीज़ों के साथ। पुराने खिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।